चेक करिए बेटा, आवाज आ रही है क्या? आज पहला दिन है आपका मंथन बैच का और हम लोग 2027 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? एक बार चेक कर लो ऐप में, आवाज ठीक आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? बैच का ऐप का इंटरफेस देख लो, इस तरीके से दिखता है। आप में से कुछ बच्चे नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, तो एक बार चेक कर लीजिए आवाज आ रही है क्या? क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? ठीक है। बैच स्टार्ट करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि आप में से बहुत सारा बच्चा जो है उसके मार्क्स कम भी हैं और उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना 27 के लिए स्टार्ट किया जाए, तो हमें भी लगा कि स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा, आप कुछ टॉपिक कवर कर लोगे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। तो उसमें अगर आप कितना भी कवर कर लेते हो, ये आपके लिए अच्छा रहता है। तो एक बार चेक कर लो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार चेक करिए बेटा। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे बारे में, और कुछ बच्चे शायद नहीं भी जानते होंगे या जानते हैं, शायद मैक्सिमम आप लोग जानते हैं। मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। मुझे पढ़ाते हो गया 2009। तो आपकी एज से थोड़ा सा ही कम मुझे मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस है, या उसके आसपास ही होगा, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 2004-5 बॉर्न होंगे, तो आपके अराउंड मतलब एज के अराउंड मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस होता जा रहा है। ठीक है। यस, एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं आपसे जो जो बातें बोलूंगा उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेक्चर को, लेकिन मैं कुछ चीजें आपसे बताऊंगा कि सबसे पहले बेटा, हमारे से पढ़ने का और दूसरों से पढ़ने में क्या डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये आता है कि बेटा टॉपिक सब लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को ये ठीक से पता होता है कि किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ाना है, कितनी गहराई तक पढ़ाना है और कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो मैंने नहीं कराया वहां से बिल्कुल ना आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ज्यादा बड़ी बात होती है। तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, पूरे साल भर मेहनत करेंगे। ये जो बैच है, जैसे आज स्टार्ट हो रहा है तो आपका फिनिश कब होगा, हम लोग ट्राई करते हैं इसको जैन लास्ट में खत्म करने की। इस साल भी हमने औरों से 1 महीने पहले बैच को खत्म किया था, तो उस तरीके से ये चलेगा। आपने कैसे पढ़ना है मैं वो गाइड कर देता हूं, पर आज हम पढ़ाई करेंगे ज्यादा, मतलब गाइडेंस वगैरह हम लोग करते भी रहेंगे, लेकिन आज हम लोग पूरा प्रॉपर पढ़ाई करेंगे। तो एक बार कमेंट में मुझे बता दो यस रेडी हो, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यस, एक बार चैट में बता दो यस यस यस। रेडी बेटा? अच्छा, मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, ये आप मुझ पे छोड़ दो। आप मेरे हिसाब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। यस, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सही है। स्टार्ट कर ले, स्टार्ट किया जाए। वॉइस क्रैक हो रही है बेटा, एक बार हल्का सा दे दीजिए मुझे। थोड़ा सा पोजीशन माइक के बदल लेते हैं। अब ठीक है? वॉइस ठीक है बेटा? वॉइस ठीक है? ठीक है, चलिए। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता दिया, अब हम लोग पूरा प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से जाएंगे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैंने बता दिया। आपको कैसे पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। सबसे पहले बेटा, आपने लेक्चर डेली का डेली देखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर के साथ, हर एक लेक्चर के साथ मैं आपको प्रॉपरली डोपा देता हूं और देता रहूंगा, क्योंकि डोपा के क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि डेली आप कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते हो और इसका सॉल्यूशन मैं देता हूं। ठीक है। और इसके साथ एनसीईआरटी, और अगर कई बार क्या होता है 2-3 लेक्चर की एक सिंगल डीपीपी होती है, क्योंकि उतना कवर नहीं हो पाता। तो ये 4 चीजें आपने शुरुआत में करनी है। ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपने लेक्चर देखना है, फिर डोपा सॉल्व करना है, फिर एनसीईआरटी करनी है, और फिर आपने डीपीपी को सॉल्व करना है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बेटा? यस 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 यस। क्या ये बात क्लियर है? सही है। हम 12 से स्टार्ट कर सकते हैं, कभी नहीं करना। कभी भी 12 से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी कोई टेस्ट सीरीज देनी हो वहां पर दिक्कत आती है। क्लियर है? तो जो भी बच्चा स्टार्ट कर रहा है, उसका पहला लेवल ये होगा कि वो ये चीजें जरूर करे, लेक्चर देखे, उसके साथ उसके नोट्स बनाए प्रॉपरली। नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, अपने हाथ से लिख के वो जरूरी होते हैं। उसके साथ वो डोपा सॉल्व करेगा और एनसीईआरटी करेगा। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, मान लो जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब मुझे क्या करना है, सुनेंगे ध्यान से। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपने क्या करना है बेटा, आपने नोट्स को रिवाइज करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? नोट्स को रिवाइज करने का क्या तरीका होता है, बेस्ट तरीका बताता हूं।
पहली बार में नोट्स को ना आप रीड करना चालू कर दो, रीड करो 2-3 बार आराम आराम से। उसके बाद उनमें से 5-5 पेज के डाटा को, जैसे 5 पेज आपने पढ़ लिया, रफ कॉपी में उसके डाटा को गंदी गंदी राइटिंग में आधे पेज पे लिखने की कोशिश किया करो। इस तरीके से नोट्स को आपको रिवाइज करना होता है। उसके अलावा बेटा हम आपको जो स्टडी मटेरियल है वेदांतु वाला, उसका पीडीएफ दे रहे हैं फ्री में। उस पीडीएफ में से आपने क्वेश्चंस करने, वो नहीं करनी, थ्योरी नहीं करनी, वहां से सिर्फ आपने क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। तो ये आपका राउंड 2 हो गया। उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, आप वो भी करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये राउंड 1 हो गया जो आप मेरे साथ करते हुए चलेंगे। और जब भी मैं आपको कहूंगा अब इस चैप्टर को रिवाइज करना है, तो राउंड 2 में आपने ऐसे रिवाइज करना है, जिसमें आपको नोट्स रिवाइज करने हैं 2 से 3 बार, जो तत्व मटेरियल है उसके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाद में, और चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। अब क्या हो गया बेटा, 1-2 महीना हो गया ये चैप्टर खत्म हुए, अब आपको दोबारा रिवाइज करना है। तो नोट्स और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, और नीट एडवांस की बुक सॉल्व कर सकते हो, या आप इसके साथ भी कर सकते हो। नीट एडवांस की जो बुक है जिनके पास होगी वो कर सकते हैं, नहीं तो 2 राउंड में भी आपका बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल राउंड में चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सर डोपा की कॉपी पर लिखना है बेटा, लिख लेगा तो अच्छा रहेगा, छोटा छोटा लिख लिया कर, तेरे लिए अच्छा रहता है। ठीक है, आप जो जो डाउट्स पूछ रहे हो वो सब बता रहा हूं मैं आपको। पीवाईक्यू की बेस्ट बुक कौन सी है? आपको कोई बुक नहीं चाहिए पीवाईक्यू की, वो लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। जैसे जैसे आपको लेक्चर होगा उसके साथ सॉल्व करा दूंगा, और लास्ट में आपको दे दूंगा। तो पीवाईक्यू की हमें कोई बुक नहीं लेनी। यहां तक क्लियर? सही है। डोपा मिलेगा कहां? डोपा कहां मिलता है? जैसे ये लेक्चर है, जैसे मान लो आप समझे ध्यान से, मैं इस लेक्चर को पढ़ाऊंगा, इसके बाद इसके नोट्स होते हैं, वो आपको ऐप में मिल जाते हैं, जहां आपका लेक्चर होगा वहां डाउनलोड पे, उसी के लास्ट पेज पे लिखा हुआ मिलता है डोपा। डोपा का फुल फॉर्म है डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। नीट एडवांस हमें कब करनी है? जब आप कई रिवीजन कर चुके हो, क्योंकि नीट एडवांस में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, असर्शन, रीजन, मैथ्स द फॉलोइंग, ये सब कुछ है, तो ये आप कर सकते हो। क्लियर? स्टार्ट कर लें। एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे? मैं पढ़ाऊंगा आपको एनसीईआरटी अपने साथ। एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? स्टार्ट कर लें। शैल वी स्टार्ट? ठीक है, स्टार्ट करें। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बच्चों को डाउट रहता है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर का इंपैक्ट कई चैप्टर पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका इंपैक्ट जाएगा प्लांट किंगडम पे, एनिमल किंगडम पे, लिविंग वर्ल्ड पे जाएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे जाएगा, और बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जहां पर इसका इंपैक्ट जाता है। चैप्टर आसान है लेकिन समझ के पढ़ने वाला है। ठीक है, क्लियर है? समझ के पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा आपको। ये पूरा डिटेल में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कई बार आपको ऐसा लगेगा कि याद करने की जरूरत पड़ रही है, समझने लगोगे तो याद भी हो जाएगा। आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके टॉपिक्स बता देता हूं, इसके टॉपिक्स आपको बता देता हूं। तो हमारे पास टॉपिक में बेटा देखो हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है। ये टॉपिक्स है। सर नोट्स लिखने कब स्टार्ट करें? अभी से। अब आप क्या करोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करके चैप्टर की हेडिंग डालोगे, और उसमें ये लिखोगे, क्या नाम है, क्लासिफिकेशन मोनेरा। ये टॉपिक्स के नाम है। किसके नाम है? टॉपिक्स के। किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, वायरोइड, प्रायोन, ये टॉपिक्स के नाम आप खाली लिख लोगे ऐसे टॉपिक करके। अब इनमें से एक टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, क्या क्लास की हम रिकॉर्डिंग देख पाएंगे? 100%। जब क्लास खत्म हो जाती है उसके 1-2 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, वहीं पर लेक्चर नोट्स होते हैं, और वहीं पर आपको डीपीपी वगैरह मिल जाएगी। कई बार 2-3 लेक्चर की एक साथ मिलती है, तो परेशान मत होइएगा डीपीपी को लेके। डन? कोई दिक्कत? ठीक है, डोपा का पीडीएफ दे दीजिएगा बेटा, डोपा इसी के साथ मिलेगा, कंबाइन करके पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ठीक है, डन है? चलें चालू करें, स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट कर लें। अब देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है? सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चे? सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। किंगडम दे रखिए, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम। दूसरा टॉपिक है मोनेरा, तीसरा टॉपिक है प्रोटिस्टा, और फोर्थ टॉपिक है फंजाई, और फिर ये है। इसका मतलब 3 किंगडम आपने इस चैप्टर में पढ़नी होती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। और ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है ना, इसको जरा ऐसे समझो,
2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टॉपिक है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब हम कभी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा कई बार होता था कि मैं ड्रॉपर में उससे स्टार्ट कर देता था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, कभी सेल से, कभी सेल साइकिल से, कभी बायोलॉजिकल, इन चारों में से किसी से भी स्टार्ट करते थे। तो जैसे अभी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि ये वाले टॉपिक को लास्ट में बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें एग्जाम्पल यूज होंगे। एग्जाम्पल कैसे यूज होंगे? जैसे मैं कहूंगा कि अगेरिकस जो है उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटेई में रखा गया था। इस बात को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि अगेरिकस फंजाई होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि पढ़ने का एक तरीका होता है कि जैसे मान लो मैंने अगर स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, तो मैं कैसे आपको कराऊंगा? सबसे पहले मैं आपको मोनेरा पढ़ाऊंगा, प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा, फंजाई पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, और फिर ये वाला टॉपिक जो बहुत इजीली समझ में आएगा इसको हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि इसके बाद से फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही है? डन है बेटा? सही है। सेल इसके बाद पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टॉपिक सेल के यहां आ जाएंगे, कुछ इसके अगले वाले में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अगर आपके पास ऑलरेडी है नोट्स तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ आपको मिले, नहीं तो आप मेरे साथ बना सकते हैं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं, मैं बोलता भी हूं, जब भी आप कभी नए बैच में पढ़ो तो कम से कम फर्स्ट चैप्टर के नोट्स जरूर बना लो। उससे क्या होता है, आप रिदम में आ जाते हो। एक बार आप रिदम में आ जाते हो तो उसके बाद से आप छोड़ सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि आपके पास अगर बने हुए नोट्स है तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। ठीक है? आप में से मैं मान के चलता हूं कि आपने सिर्फ 10th क्लास पढ़ी है और आप मेरे से पढ़ने आए हैं। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, बेसिक से बिल्कुल, तो उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा, सारा इजीली समझ में आ जाएगा। और मैं फिर बोलता हूं, अब सब्जेक्ट हमेशा सीखने के लिए होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता रटने के लिए होता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं यहां पर उठा रहा हूं वो ये है, टाइप ऑफ सेल से आप हेडिंग डालेंगे। कितने लोगों को आइडिया है कि हम सेल को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं? देखो, सेल की क्लासिफिकेशन, 2 मिनट सुनेंगे मेरी बात? अब मैं पढ़ाऊं, स्टार्ट करूं? कर दो स्टार्ट, सुने ध्यान से। देखो, सेल की कई तरह की क्लासिफिकेशन होती है। एक क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ते हैं बचपन से, प्लांट सेल, एनिमल सेल। एक क्लासिफिकेशन सेल की टाइप की होती है जिसमें आप पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये वो क्लासिफिकेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल होता क्या है, अगर एक सिंपल सिंपल सी बात करें तो हम हमेशा से ये बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसी हम बात करते हैं। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इस बात को समझ पाएंगे कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जो सेल से छोटी है या सेल के अंदर है, उसके लिए हम लिविंग और नॉन लिविंग वर्ड यूज नहीं करते। मैं चैट को प्राइवेट करूंगा, क्योंकि चैट प्राइवेट करने से क्या होगा, आप आपस में बात नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मेरे से बात करेंगे। ठीक है? चैट प्राइवेट हो गई है। अब ध्यान से सुनिए, कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात समझ पाते हैं कि सेल से छोटा जो भी कुछ होता है वो लिविंग होता है कि नहीं होता? ये हमें पता, हमें मतलब इसका आइडिया नहीं है, या उसको हम लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी सेल में मेरे पास डीएनए होता है, तो क्या डीएनए लिविंग होता है या डीएनए नॉन लिविंग होता है? ऐसी हम बातें क्यों करते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि कोई भी चीज जो सेल से छोटी है उसके लिए लिविंग और नॉन लिविंग की बातें नहीं की जाती। तो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल होती है। तो जब हम सेल को देखते हैं कि सेल कितने तरह के होते हैं, तो सेल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज जाएं तो सेल हमारे पास 2 टाइप का है, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। यू का वैसे मीनिंग होता है ट्रू, जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा यू कार्प, ट्रू फ्रूट, यू कार्प। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, कैरियन शब्द का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो मेरे पास बेटा 2 प्रकार के सेल होते हैं, 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है मेरे पास प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस या कोई ऐसी चीज, और एक मेरे पास होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल। क्या बेसिक से ये बातें समझ में आ रही है? ये होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है सर? प्रोकैरियोटिक सेल में खास चीज होती है कि उसका जो डीएनए होता है, सबसे पहले तो ये समझो, किसी भी प्रकार के सेल में मेरे पास सेल मेम्ब्रेन होनी जरूरी है। सेल वॉल हो ना हो, पर क्या होना जरूरी है? सेल मेम्ब्रेन। ये मेरे पास सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल का। ऐसे ही मेरे पास ये जो है बेटा, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, यस और नो, और ये मेरे पास क्या है? सेल वॉल है।
है ना, ये मेरे पास क्या है, सेल वॉल है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस हम समझते हैं वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए होता है वो ऐसा होता है, इधर देख बेटा, ऐसा होता है। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए साइटोप्लाज्म में है, ये समझ आ रहा है। अब मान लो ये यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है। अब ये डीएनए साइटोप्लाज्म में नहीं होता, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। इसके बाहर क्या होती है, एक ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर। इसको, उसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्लियर है। तो ये इसका डीएनए है और ये इसका डीएनए है। एक बहुत जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है, वो इसका डीएनए आपस में यहाँ पे इसके एंड्स जुड़े होते हैं। तो कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर। इसके डीएनए के एंड नहीं जुड़े होते, तो कैसा डीएनए है, लीनियर डीएनए है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बेटा, उसके पास प्रिमिटिव, आप समझ पा रहे हो, प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या प्रिमिटिव टाइप का सेल है वो। एक्चुअल में उसमें क्या है कि जो भी मेरे पास डीएनए है, डीएनए कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका डीएनए कहां होता है, बता बेटा, इसका जो डीएनए है वो कहां है, न्यूक्लियस में। तो इसका जो डीएनए होगा वो नेकेड नहीं होता, वो कहां होता है, इनसाइड न्यूक्लियस होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ बस। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। क्लियर है इतना, ये तो आसान सी बात है। आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। इसका डीएनए कहां प्रेजेंट होता है बेटा, कहां प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है कहां पर, पूरी बात लिख देते हैं। प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या इसके डीएनए में दो धागे होते हैं, ऐसे दो थ्रेड होते हैं, हाँ होते हैं। इसके में भी होते हैं और इसके में भी होते हैं। तो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। कैसा है बेटा, डबल हेलिक्स है। पर डबल हेलिक्स होने के अलावा वो डीएनए के एंड आपस में जुड़े हुए हैं, यहां से यहां जुड़ा हुआ है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। पुराना मतलब ओल्ड टाइप के सेल्स हैं, है ना, पुराना। तो सर्कुलर समझ में आता है, पहले बताओ व्हाट इज सर्कुलर। ये एंड आपस में जुड़ा हुआ है। इसका डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस होता है और कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या सेल मेम्ब्रेन होती है, होती है। क्या सेल वॉल होती है, हो सकती है। मेरी बात समझना, दोनों बातों में फर्क है। क्या यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन है, हाँ। क्या सारे यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, नहीं होती। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अगर मैं आपसे कहूं कुछ एग्जांपल मुझे लिखने हैं, तो एग्जाम्पल में मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल आ जाएंगे। तो सारे यूकैरियोटिक सेल में मेरे पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है। प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस विदाउट कवर होता है, डीएनए सर्कुलर होता है, एंड्स जुड़ जाते हैं। एंड्स क्या होंगे, उसके डीएनए के जुड़ जाएंगे। क्या दोनों में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यस, डीएनए में दोनों में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोगों को यह पता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड साइटोप्लाज्म। पानी और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क होता है आपके हिसाब से, आप क्या जानते हो इसके बारे में। मान लो मैं आपसे पूछूं कि पानी और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क होता है। बेटा सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, यहां ये हार्ड स्ट्रक्चर है सेल वॉल, और ये शेप देता है। तो सेल वॉल की डिटेल हम कहां पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक सही है। हाँ बेटा बताओ, कितने लोगों को पता है कि हमारे पास व्हाट इज साइटोप्लाज्म। याद रखें, साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म एक तरह का, मान लो जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड साइटोप्लाज्म। देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारी चीजें डिसॉल्व और अनडिसॉल्व फॉर्म में हो सकती है। मोस्टली डिसॉल्व फॉर्म में। तो डिसॉल्व फॉर्म में कैसे, क्या क्या चीजें डिसॉल्व होती है, कुछ आयंस डिसॉल्व होंगे। आयंस मतलब सोडियम, पोटेशियम, आयंस डिसॉल्व होंगे। आयंस को क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ये बताओ बस। जो आयंस है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, इनको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक।
तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड होता है, ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें डिसॉल्व होती हैं। ऑर्गेनिक में कैसे अमीनो एसिड डिसॉल्व हो सकते हैं, है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो, तो प्रोटीन डिसॉल्व हो सकती है। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड होता है, एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें काफी सारी चीजें क्या होती है, डिसॉल्व होती हैं। काफी सारी चीजें क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? काफी सारी चीजें उसमें क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं। और क्या होता है, वो साइटोप्लाज्मिक मीडियम की तरह काम करता है। मेरी बात समझो, साइटोप्लाज्म कैसे काम करता है, मीडियम। मीडियम का क्या मतलब होता है समझते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़े हुए? केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कहां होते हैं, देखो नॉर्मली जैसे मान लो मैं कहता हूं कि सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किसी मीडियम में होते हैं। मीडियम मतलब एक्वस मीडियम है, उसमें होते हैं, पानी में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म का दो तीन काम होता है। पहला, उसमें चीजें डिसॉल्व होती हैं। दूसरा, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें क्या होता है, काफी सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। काफी सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम कराता है, उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, है ना। इनके अंदर क्या नहीं होती, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप समझो ध्यान से, मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि साइटोप्लाज्म क्या है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, लिक्विड होता है। हम लोग लिखते हैं उसको सेमी फ्लूइड। क्या लिखते हैं भैया? उसको हम लिखते हैं सेमी फ्लूइड लिखते हैं। यस लिखते हैं, सेमी फ्लूइड लिखते हैं। तो साइटोप्लाज्म हमारे पास कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है। कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है। और वो कैसे काम करता है, मीडियम की तरह। कैसे काम करता है, मीडियम की तरह काम करता है। मीडियम किसके लिए? फॉर रिएक्शंस के लिए। किसके लिए? किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वो मीडियम की तरह काम करता है। अब हम ये कह रहे हैं आपको कि जैसे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि अलग से चैम्बर बन जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अलावा अलग अलग चैम्बर होते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है, ये मेम्ब्रेन है। तो यहां जो रिएक्शन हो रहे होंगे इस रिएक्शन से अलग होंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखें आप में से कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल ऐसी ऑर्गेनल होती हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन है, उन मेम्ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या यूकैरियोटिक सेल में सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होंगे, ट्रू या फॉल्स, ये बता दो। ट्रू या फॉल्स ये बता दो। क्या यूकैरियोटिक सेल में, अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं, मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं, जैसे इनमें क्या होती है, इनमें वो ऑर्गेनल होती है जिनके बाहर मेम्ब्रेन हो। तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है। क्या होती है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इनके अंदर होती है ना। मेम्ब्रेन बाउंड क्या प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनल इनके अंदर होती है। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1, उसकी स्टेटमेंट 1 ये है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस कहां होंगे, बताओ। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस कहां होंगे? केमिकल रिएक्शन अकर इन, कहां हो रहे हैं बताओ? केमिकल रिएक्शन कहां हो रहे हैं, जल्दी बताओ। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस कहां हो रहे हैं, बताओ। केमिकल रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म, ये बात लिख दी है, ठीक है, क्लियर है, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। और दूसरी स्टेटमेंट मैंने ये लिखी है कि यूकैरियोटिक सेल में भी सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में भी कहां हो रहे हैं रिएक्शंस, कहां हो रहे हैं रिएक्शंस, ओनली अकर इन साइटोप्लाज्म, ओनली अकर इन साइटोप्लाज्म। इनमें कहां हो रहे हैं? सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में से क्या ये स्टेटमेंट सही है? हां सही है सर। इनमें ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ये ऑर्गेनल है, ये चैम्बर की तरह काम करती हैं। चैम्बर मतलब इसके बाहर भी मेंबर है, वो क्या है, क्या है इसके बाहर भी, क्या है बेटा, इसके बाहर भी क्या है, मेरी बात समझो, इसके बाहर भी क्या है, इसके बाहर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, कोई अलग लिक्विड होगा, अलग लिक्विड होगा, अलग रिएक्शन चल रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। ओनली से रॉन्ग हो गया, ओनली लिखने से रॉन्ग हो गया। हाँ, ओनली लिखने से रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं
कि सर ओनली लिखने से रॉन्ग हो गया है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है कि ओनली लिखने से रॉन्ग हो गया है? ओनली लिखने से रॉन्ग हो गया, ये बात समझ में आई है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आ रहा हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हमारे पास दो टाइप के सेल्स हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है मेरे पास यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है पता है आपको? प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आपको आइडिया है? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, आइडिया लग गया कि नहीं लग गया? प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें न्यूक्लियस में होता है, इसमें सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसमें ऑर्गेनल्स होती हैं। क्लियर है? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं क्या इसमें ऑर्गेनल होती है? इसमें ऑर्गेनल प्रेजेंट है क्या कोई? इसमें कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है? हाँ प्रेजेंट है। कौन सी ऑर्गेनल प्रेजेंट है? राइबोसोम है। राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि राइबोसोम कैसी होती है? विदाउट मेम्ब्रेन। अगर आपसे बोला जाए क्या यूकैरियोट में ऐसा कुछ होता है? हाँ होता है। तो यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जैसे कि ईआर हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी हमने सुना हुआ है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया सुना हुआ है। इसके अलावा विदाउट मेम्ब्रेन की भी होती है। विदाउट मेम्ब्रेन मतलब जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन। और वो मेरे पास कौन है? राइबोसोम है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि राइबोसोम जो होता है उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती? इसका मतलब राइबोसोम जो भी काम कर रहा है वो सब साइटोप्लाज्म में होता है। इसीलिए हम कहते हैं, अच्छा राइबोसोम काम क्या करता है? राइबोसोम काम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है वो साइटोप्लाज्म में बना रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर राइबोसोम के बाहर मेम्ब्रेन होती तो हम ये कहते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है अपने अंदर, राइबोसोम के अंदर, अगर उसके बाहर मेम्ब्रेन होती। मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि राइबोसोम जो भी प्रोटीन बना रहा है वो कहां बना रहा है बेटा? वो कहां बना रहा है? राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है कहां? कहां? साइटोप्लाज्म में। मैं एक बात आपको और बोलता हूं, अब मैं एक फ्लो में पढ़ाने वाला टीचर हूं। इसका मतलब मेरे कोई नोट्स नहीं है जिसको मैं पढ़ के पढ़ाता हूं। नॉर्मली क्या होता है, इस वजह से क्या होगा, आप कभी भी पाएंगे मैं सेम नहीं पढ़ा रहा होता हूं सारे बैचेस में। इसीलिए आप क्या किया करो, अगर आपको पुराने नोट्स भी यूज करने हो तो आप उनको लेकर बैठा करो, और उनमें अगर कुछ नया बताऊं तो ऐड कर लिया करो। यस और नो? यस और नो? बेटा वॉल्यूम इंक्रीज किया है चित्रा? मैंने किया है बेटा, ठीक है। हाँ, मैं ये ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए होता है बेटा, मेरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका है। कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं पढ़ाए जा सकते कि ये पढ़ा है ये पढ़ा है। कॉन्सेप्ट एक फ्लो में चलता है, हर चीज की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। यदि आपको एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन जाती है चीजों की, वो लंबे समय तक याद रहती है। तो मैं बिलीव करता हूं कि अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, सोच बननी चाहिए, समझ बननी चाहिए हमेशा से। यस, हाँ, ठीक है। यदि कोई नया स्टूडेंट है, वो बिल्कुल वही चीज लिखो जो मैं पढ़ा रहा हूं। आपको जब सारी चीजें समझ आएंगी, बस अभी के लिए बताओ, क्या आपने थोड़ा सा अपने दिमाग में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखा है कि नहीं देखा? आपको यह समझ में आ रहा है कि सेल जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है यह समझ में आ रहा है, और यूकैरियोट में क्या होता है यह समझ में आ रहा है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। यहां पे अगर आपको एग्जांपल लिखने हैं तो जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी आपके पास बैक्टीरिया आते हैं, वो सारे किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। क्या नहीं समझ में आया पूछ लो बेटा एक बार। क्या नहीं समझ में आया पूछ लो, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सारे क्या हैं? बैक्टीरिया में आते हैं। सारे किस में आते हैं? बैक्टीरिया में आते हैं। चलें आगे फटाफट से देखें, एक बार नोट कर लीजिए, मैं लिखने का समय भी देता हूं। क्या समझाना है बेटा, फिर से क्या समझाना है? आप अगर लेट आए हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, पूछ लीजिए। यस, जल्दी।
बेटा यूकैरियोटिक डीएनए भी डबल हेलिक्स होता है 100%। अगर आप देखेंगे, देखो प्रोकैरियोट का डीएनए ऐसा होता है, देखो ये सिंगल धागा हो गया, फिर ये डबल धागा हो गया, अब ये डबल धागा जाकर यहां जुड़ जाता है आपस में ऐसे, तो डीएनए कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। कैसा हो गया, सर्कुलर डीएनए हो गया। यूकैरियोट का डीएनए लीनियर होता है। डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर। लीनियर का मतलब समझ में आता है, सीधा। सीधा मतलब उसके एंड आपस में नहीं जुड़े, वो टेढ़ा मेढ़ा तो होगा, पर क्या आपको ये दिख रहा है कि उसके एंड आपस, ये वाला एंड इससे नहीं जुड़ा हुआ, इसको हम लीनियर डीएनए कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डीएनए। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, देखो बेटा शुरुआत में जो सेल आए थे, मेरी बात हमेशा याद रखना, नेचर में जब सबसे पहले सेल बना था तो जो उसका डीएनए था ना, डीएनए के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। मेम्ब्रेन समझ में आता, अलग से कवर नहीं था। कवर किसका बनता है, नॉर्मली इस मेम्ब्रेन का बनता है, ऐसी मेम्ब्रेन का कवर नहीं था, तो इसलिए इनको बोला गया प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो सेल है, ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, और वो मेम्ब्रेन भी इसी तरीके की बनी होती है जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, वैसी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अगर आप मेरी बात समझो ध्यान से, मैं आपको एक बात समझाता हूं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो आप अभी अभी मान लो आप अभी हॉस्टल में रहते हो या पीजी में रहते हो, तो वहां पर सोने वाला रूम, जहां पे आप सोते हैं, पढ़ने वाला रूम, खाना खाने वाला रूम, सब एक जगह है। सेम प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें एक ही चैम्बर में सारे काम चल रहे हैं। सारे काम क्या, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, अगर मैं आपसे पूछूं डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगी, कोई चैम्बर तो नहीं है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। इतनी बात समझ पा रहे हो, समझ आ रहा है। अब डीएनए से आरएनए बनाने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये भी साइटोप्लाज्म में होगी। इतनी बात समझो, ये भी कहां होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। अब जब मैं यहां बात कर रहा हूं कि यहां पर एक अलग से चैम्बर बन गया है, तो आप क्या समझो कि जो भी हम ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी ऑर्गेनल जो है एक तरह के चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर के अंदर रिएक्शन चलता है। इसका मतलब नेचर ने सोचा कि क्यों ना डीएनए के आसपास वाले रिएक्शंस को साइटोप्लाज्म के रिएक्शन से अलग कर दिया जाए, तो उन्होंने एक चैम्बर बना दिया जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर अलग से जो डीएनए होता है, जो डीएनए है वो लीनियर होता है। लीनियर समझ में आता है, जिसके एंड आपस में नहीं जुड़े होते। और प्रोकैरियोट का डीएनए साइटोप्लाज्म में मिलता है, उसके एंड आपस में जुड़े होते हैं, और वो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर समझ में आया। डबल हेलिक्स का मतलब होता है दो धागे। यहां तक क्लियर है बेटा। बेटा डबल हेलिक्स डीएनए और लीनियर में क्या फर्क है बच्चे, इधर देख, इधर देख, इधर देख फिर से। ये एक धागा है डीएनए का, हाँ सर, ये दो धागे हैं, ये कैसा डीएनए हो गया, लीनियर। अगर मैं इसके एंड को इसके एंड से जोड़ दूं सर्कुलर, तो इसमें डबल हेलिक्स है डीएनए, इसमें डीएनए डबल हेलिक्स है, लेकिन कैसा है, कैसा है भैया, इसका डीएनए कैसा है, इसका डीएनए लीनियर है, इसका डीएनए सर्कुलर है। अब बताओ, अब ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, साध है, कोई दिक्कत है यहां तक। आप लोग लिख लीजिए, आगे चले। ठीक है, चलिए आगे चले, जल्दी जल्दी फास्ट। आगे चले बेटा। राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन मतलब राइबोसोम दो चीजों का बना होता है, मेरी बात समझ, जैसे ऐसे समझ, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये राइबोसोम है, इधर देख, मेरी तरफ देख, ये राइबोसोम है। राइबोसोम की एक बड़ी सब यूनिट होती है, एक छोटी सब यूनिट होती है, दोनों जुड़ के राइबोसोम बनते हैं। इसके बाहर अलग से मेम्ब्रेन नहीं होती, अलग से मेम्ब्रेन राइबोसोम के बाहर नहीं होती। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। राइबोसोम में अलग से मेम्ब्रेन नहीं होती। यस,
अर्चना एक बार बेटा आप लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो आपको शायद कुछ ऐसा हो, क्योंकि आपका लैग हो रहा है, इसका मतलब आपके नेटवर्क में दिक्कत है। अब बेटा यूकैरियोटिक सेल में हम लोग नॉर्मल डीएनए की लिखते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स में अलग के क्रोमोसोम बना देता है। समझ में आ रहा है? अभी के लिए तो इतना याद रखो। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलर डबल हेलिक्स वाला डीएनए होता है। इतने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपसे अगर कोई फीचर बताता हूं तो आपको कोई नाम समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके पीछे अगर हम कोई नाम ध्यान रखते हैं तो मेरे को उसका फीचर याद होता है। तो ये जो भी फीचर है मैं किसके बता रहा हूं आपको, बैक्टीरिया के बता रहा हूं। मैं ये जो भी फीचर आपको बता रहा हूं ये किसके बता रहा हूं, बैक्टीरिया के बता रहा हूं। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, प्लानर यदि अपलोड नहीं होगा तो एक दो दिन में हो जाएगा। पीछे पेपर वेपर लीक के चक्कर में हम लोग उस पर काम नहीं कर पाए ज्यादा चीजों पे, है ना। हाँ चलें बेटा आगे। चले आगे। यहां तक कोई दिक्कत है? लिख लिया आपने? बच्चे सैका शेख ने बोला है कि मेरे टीचर ने बोला आपसे पढ़ने के लिए। बेटा मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो, आपको मतलब पूरा समझ आएगा, पूरा याद होगा। चले, यहां तक लिखा आपने सबने? डन है? ठीक है चलिए। अब मैं थोड़ा सा ना आपको बैक्टीरिया क्या होता है इनके बारे में क्लियर करूंगा, और मैं चाहूंगा ना अपने दिमाग में आज से आप ये इमेज जरूर क्लियर रखें। क्योंकि पता है क्या होता है, जब मैं मतलब मैं आपको बताता हूँ, इवन मैं भी जब 11th-12th में था ना, मुझे कई बार ये नहीं समझ में आता था प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ में क्या फर्क है। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि बैक्टीरिया और मोनेरा में क्या डिफरेंस है। ऐसा ही आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डिफरेंस नहीं समझ में आता। तो मैं थोड़ा सा ये क्लियरिटी करूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, हाँ कि सर ये जो बात कह रहे हो ये सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सही है। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक बड़ा सा एक ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप है ये, एक बड़ा सा ग्रुप है। ग्रुप समझ में आता है? एक बड़ा सा ग्रुप बना दिया है। इस बड़े से ग्रुप का जो नाम रखा है मैंने मोनेरा रख दिया। तो मोनेरा एक बड़ा सा ग्रुप है ना। किस लेवल पे है, जैसे मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुना ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि यार दिल्ली किस लेवल पे है, तो आप कहोगे सर दिल्ली सिटी के लेवल पे है। मैं आपसे कहूं इंडिया किस लेवल पे, आप कहोगे कंट्री लेवल पे है। तो ऐसे ही मोनेरा क्या है, एक ग्रुप है। और उसका लेवल क्या है बेटा, उसका लेवल क्या है, लेवल का मतलब पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है किंगडम। क्या पोजीशन है बताओ? पोजीशन इज किंगडम। तो मोनेरा क्या है, एक किंगडम है। मोनेरा क्या है, आप समझो ध्यान से। मोनेरा क्या है, मोनेरा क्या है, क्या है, एक किंगडम है। एक क्या है, किंगडम है ना। एक ग्रुप है जिसको हम नाम दे, मतलब आप समझो मेरी बात में क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने बचपन से सुना है मोनेरा, बैक्टीरिया, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। सही है? यस सही है, ये चीज समझ में आ रही है। तो हम थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एक ग्रुप का नाम है मोनेरा। उस मोनेरा की पोजीशन क्या है, किंगडम। मतलब ये जो मैंने बनाया ये मोनेरा है और ये एक किंगडम है। जैसे मैं कह रहा हूं ये जो मैंने बनाया इंडिया है। इंडिया क्या है, कंट्री है। ऐसे ही तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है, ये क्या है, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, एक मोनेरा है। और ये क्या है, एक किंगडम है। ठीक है। अब देखो इस मोनेरा के अंदर, इस मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे प्रोकैरियोटिक हैं। तो मोनेरा के अंदर जितने भी लोग आते हैं, समझो जितने भी लोग आते हैं सारे प्रोकैरियोटिक सेल के आते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल के आते हैं। जितने भी तरह के होते हैं सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका क्या मतलब हुआ, उन सबका डीएनए नेकेड होगा। कोई दिक्कत आ रही है? उन सबका डीएनए नेकेड आएगा। तो मोनेरा में क्या है बेटा, मोनेरा में क्या है, मोनेरा में जितने भी हैं सब प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल का
एक कॉमन नाम होता है बैक्टीरिया, आप समझो। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एक कॉमन नेम है ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? मोनेरा। उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले समझो, ये एक बड़ा ग्रुप है, इसका नाम मोनेरा है। चाहिए सर? ये किस लेवल पर है? किंगडम लेवल पर है। इस मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं, और सारे प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरिया। इसका मतलब इसके अंदर, समझो इस बात को, इसके अंदर जितने भी आए सारे प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल है। सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल हैं। सारे के सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। मेरी बात समझ में आ रही है? सारे के सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। मेरी बात समझो। तो आप अगर बात समझ पा रहे हो, अभी अगर मैं आपसे आज पूछूं प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसको आप क्या कह रहे हो? बैक्टीरिया कह रहे हो। जिसको आप क्या कह रहे हो? बैक्टीरिया कह रहे हो। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि जो मोनेरा होता है वो है किंगडम। यस और नो? मोनेरा बराबर में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया है, और वही बराबर में प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बैक्टीरिया क्या है? ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? टाइप ऑफ सेल है। अब थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाओ इस बात पे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये मोनेरा में आते हैं, इसका मतलब मोनेरा एक ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे कौन आते हैं? सारे के सारे कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और बैक्टीरिया में सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल। इतनी बात समझ में आ रही है? बेटा नेकेड का मतलब होता है, ये सुन ध्यान से, इसके बाहर कोई कवर है क्या? ऐसा कोई कवर है अलग से? नहीं। इसका मतलब वो डीएनए साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं नेकेड, है ना? नेकेड बोलते हैं। इसका में कवर है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? बेटा प्रोकैरियोटिक का डीएनए नेकेड होता है, यूकैरियोटिक का कवर में होता है ना? प्रोकैरियोटिक का डीएनए कैसा होता है? नेकेड। और यूकैरियोटिक का कहां है? साइटोप्लाज्म। बता तो दिया बेटा आपको। आपको ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? मोनेरा में कौन आते हैं? कौन आते हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया पे कौन सा सेल है? कौन सा सेल है? जैसे मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देख, ये समझ। मान ले ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक, इसके पास देख ये बैक्टीरिया है। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके ये कैसा सेल होगा? बता। प्रोकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक? सर प्रोकैरियोटिक होगा। समझ में आ रहा है? इसको किस ग्रुप में रखेंगे? मोनेरा में। तो मोनेरा एक ग्रुप का नाम है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं सबको हम एक कॉमन नाम दे सकते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का कॉमन नाम होता है। और बैक्टीरिया के पास किस तरह का सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? ये बता दो बस, अगर आपको इतनी बात समझ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर मोनेरा क्या है? एक ग्रुप है, उसके अंदर कौन से जीव पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस तरह का सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्लियर है? तो आज से आप मोनेरा और बैक्टीरिया एक ही मानेंगे, लेकिन हमेशा याद रखेंगे बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा एक ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, आप मान लो क्लास 9th में पढ़ रहे होते, तो जो बिल्डिंग है क्लास 9th की वो एक तरीके से मोनेरा होगी, उसमें जो इंसान है 9वीं में पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया हो गया। तो उस ग्रुप का नाम क्या है? मोनेरा। उसके अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या है? बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया के अलावा कोई और मिलता है? नहीं। और सारे बैक्टीरिया में कौन से सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? बताओ,
यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं बेटा? इसको लिखना है, बिल्कुल लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि, इसीलिए कहते हैं, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं बेटा, क्वेश्चन दे दूं कि ऑल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मोनरा, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, ऑल मोनेरा हैव प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अकॉर्डिंग बताओ मुझे जरा, कौन सा क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन का? क्या बनेगा तुम मुझे बताओ, क्या बनेगा? सब दोनों स्टेटमेंट ठीक है भाई। जितने भी मोनरा हैं, बैक्टीरिया हैं, वो मोनरा में आते हैं। और मोनरा में कौन से सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। दोनों ठीक है। लॉजिकली समझ में आ रहा है? लॉजिकली समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब यह हुआ कि आप ये बात समझो ध्यान से, आज से आपके लिए मोनेरा बराबर में क्या रहेगा? प्रोकैरियोटिक सेल बराबर में क्या रहेगा? बैक्टीरिया। आज से ये बात रहेगी कि नहीं रहेगी? और फिर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर देते हैं। बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक आर्की बैक्टीरिया, साफ साफ लिख देता हूं, आर्की बैक्टीरिया, और एक लिखते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जो हम फ्लो में लिखते हैं ना, आप वैसे ही लिख लिया करो। जब आप रीड करोगे तो क्लास की बात याद आएगी। अगर आपको पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको क्लास की बात याद नहीं आ रही है, तो आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर लिखे हुए नोट्स लिखने में अच्छे होते हैं, रटने में अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा हुआ और आपको मेरी बातें याद नहीं आ रही तो कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप उसी दिन रिवाइज करते हो, लोग मिस करते हैं, बायो क्यों खराब रह जाती है बच्चों की, वो सेम डे रिवाइज नहीं करते। आप अगर सेम डे रिवाइज करोगे तो आपको क्लास की बातें याद आएंगी, सर ने ये बोला था। तो आज जो ये पूरी स्लाइड है, ये सिर्फ एक ही बात बता रही है कि मेरे पास ये मोनरा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब इसमें सारे बैक्टीरिया है। आप देखो, दिस इज बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। एक लिख लेता हूं आर्की बैक्टीरिया। तो इसका मतलब मुझे बताओ, क्या आर्की बैक्टीरिया मोनेरा में आएगा? हाँ, बैक्टीरिया आता है तो ये भी आएगा। और एक मेरे पास होते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है, आप समझो, यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बैक्टीरिया के अंदर भी दो तरह के बैक्टीरिया है, एक जो सबसे पहले आए थे, एक जो अभी प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सूरज बेटा, आपके दो भाई मेरे से पढ़ के सिलेक्ट हुए थे, तो उनको मेरा प्यार भेजना, है ना? और पूछना उनसे कि मैं बेसिक से पढ़ाता हूं। मैं बेसिक इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता बच्चों को नहीं आता। ठीक है बेटा? सही है? हाँ, डन है। एक बार नोट कर लो। सर हमें ये नहीं पता आर्की बैक्टीरिया का, तो ये पढ़ाऊंगा। यू बैक्टीरिया सर नहीं पता। आपको ये समझ में आ रहा है दोनों बैक्टीरिया है? ये दोनों बैक्टीरिया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है आशीष, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे। मैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहले मैं बायोलॉजिकल पढ़ाऊंगा, उसके बाद सेल, उसके बाद सेल साइकिल, उसके बाद लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, ऐसे जाएंगे। डन है? इसके बाद में सेल पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ आएगा, टेंशन मत, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? ठीक है, बब्बन मोदी क्या नाम है? हाँ ठीक है, आपके भी दो भाई पढ़े थे। ठीक है, हाँ ठीक है, डन है। देखो मेरा काम आपको ये है कि साल भर में सारा समझ आ जाएगा, सारा याद हो जाएगा, आपको लॉजिकल समझ में आ जाएगा, आपको चीजें पता रहेंगी, नहीं तो आप फंस जाओगे। अभी के लिए आपके दिमाग में बैठ गया कि सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अलावा आप देखो यहाँ पे इस तरीके से बनता है हमारे पास। यस, ठीक है,
अमन पूरी ताकत लगा बच्चे, अगर लास्ट ईयर के नोट्स है उन्हीं को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस हमेशा ही बोलता हूं पहले वाले बना लिया करो, पहले मतलब पहले चैप्टर के बना लिया करो ताकि फ्लो आ जाए, ठीक है। यस, क्या आपको समझ में आ रहा है? यहां पर लिखा हुआ एक बार नोट कर लो, आगे चलेंगे। एक बार नोट कर लो बेटा, आगे चलेंगे, जल्दी से नोट करो। ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। चले आगे बेटा, एम्स दिल्ली, यस, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा चीजों को और प्रॉपर लेके चलते हैं, मोनरा पे आते हैं। पर आपको यहां तक क्लियर हो गई कि नहीं? यहां तक क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? इसका मतलब अब हमारे पास, ध्यान सुने, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले समझो। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बायोलॉजिकल, पहले अब मेरी बात सुनेंगे 2 मिनट तो आपके लिए क्लियरिटी आएगी। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपके आसपास जीव हैं उनको हम किस तरह से ग्रुप करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। इसका क्लियरली मतलब यह हुआ कि जब आप अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करोगे तो किसी न किसी फीचर के आधार पर करोगे। तो क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. व्हीटेकर। उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, बायोलॉजिकल का मतलब लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सबको 5 ग्रुप में डिवाइड किया। और वो 5 ग्रुप कौन से हैं, इधर आ जाओ जरा देखो भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया, 5 ग्रुप में डिवाइड किया, और 5 ग्रुप में डिवाइड किया, और वो क्या है आप समझो, एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंजाई, और एक है प्लांटाई, और एक है एनिमिलिया। ये 5 किंगडम्स हैं। ये क्या है, 5 किंगडम्स हैं। अब है क्या बेटा, मोनेरा में सिर्फ क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। सिर्फ इसमें कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। और इन सब के पास कैसा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। कैसा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और इनमें से सारे सिंगल सेल के होते हैं, सिंगल सेल के। तो इनमें से सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर समझ में आता है, सिंगल सेल के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैंने किस में डिवाइड किया है, 5 किंगडम में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया, 5 किंगडम, 5 किंगडम में। मैंने नहीं किया था, एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम R.H. व्हीटेकर, हम आगे पढ़ेंगे। अब प्रोटिस्टा के अंदर और इन सब में, सबके अंदर क्या आते हैं, यूकैरियोटिक सेल आते हैं। इन सब के अंदर कैसे सेल्स आते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल आते हैं। आप समझो, इन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल आते हैं। किसके अंदर आते हैं बच्चे, किसके अंदर आते हैं आप समझो, इसके अंदर भी आएंगे। ये भी यूकैरियोटिक सेल है, ये भी यूकैरियोटिक सेल है। आप समझ पा रहे हो, ये सारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ये सारे क्या है बेटा हमारे पास, ये सारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। आप समझो, है ना, ये सारे मेरे पास यूकैरियोटिक सेल है। ये सारे, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये सब यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक सेल होता है, यस। लेकिन प्रोटिस्टा और इसमें क्या फर्क होता है, ये यूकैरियोटिक है पर इसमें न्यूक्लियस है, ऐसा। ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है। तो ये भी सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है प्रोटिस्टा, यस। और ये तीनों कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। ये याद रह जाएगा, ये तीनों कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल होते हैं। अगर मल्टी सेलुलर होंगे तो कम से कम टिश्यू जरूर होगा। तो इनमें टिश्यू नहीं होता,
तो मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आप देखो आप इसको पकड़ पाते हो कि नहीं। स्टेटमेंट 1, ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। दूसरी स्टेटमेंट, ऑल यूनिसेलुलर आर प्रोकैरियोट्स। स्टेटमेंट 3, ऑल मल्टीसेलुलर आर यूकैरियोट्स। स्टेटमेंट 4, ऑल यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर। ये बताओ, चलो बताओ जल्दी जल्दी। अब सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्या सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं? 100%, क्योंकि मोनेरा यूनिसेलुलर होता है, सही है। क्या सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं? नहीं। क्यों नहीं बताओ, सोचो। क्योंकि आपके पास प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, पर कैसा होता है? यूनिसेलुलर है पर कैसा होता है? यूकैरियोट्स होता है। कैसा होता है? यूकैरियोट्स होता है। यस, कैसा होता है? यूकैरियोट्स होता है। ऑल मल्टीसेलुलर आर यूकैरियोट्स। क्या सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, क्या सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं? हां, जितने भी मल्टीसेलुलर है यूकैरियोट्स हैं। क्या सारे यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर? नहीं। फिर प्रोटिस्टा आ गया। फिर से प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। कितने लोगों को यह स्टेटमेंट समझ में आई मेरी बात? क्या आपके दिमाग में यह बैठ गया कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, बैक्टीरिया होता है और सिंगल सेल का होता है, पर सिंगल सेल के कुछ यूकैरियोट भी होते हैं जिन्हें प्रोटिस्टा कहते हैं? कितने लोगों को यह बात समझ में आई? आ गई? क्लियर है सबको? सर S2 देख क्या कह रहा है। S2 कह रहा है कि जितने भी यूनिसेलुलर हैं सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। ऑल यूनिसेलुलर आर प्रोकैरियोट्स। नहीं, सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कहां है? ये तो वाला तो यूकैरियोट है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्रोकैरियोट में सिर्फ मोनेरा है। मोनेरा सिर्फ अकेला प्रोकैरियोट है। बाकी मेरे पास प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। डन है? डन है? हाँ, प्रोटिस्टा जो है, सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में प्रोटिस्टा भी तो है। ये स्टेटमेंट कह रही है कि जितने भी यूनिसेलुलर है सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। नहीं, गलत है। अब देखो, जितने भी मल्टीसेलुलर हैं सब यूकैरियोट है। हाँ, और है ही नहीं भाई, ये मल्टीसेलुलर नहीं, ये मल्टीसेलुलर नहीं। लेकिन जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो मल्टीसेलुलर नहीं, ये यूनिसेलुलर वाला भी तो है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी बातें जब बेसिक बिल्ड करती हैं तो हमें क्वेश्चंस में टाइम कम लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने पढ़ा हुआ है, हमने इससे पढ़ा है, उससे पढ़ा है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपके बेसिक्स वीक रहते हैं तो हमें टाइम लगता है। आपको समझ में आ रहा है? हमें टाइम लगता है। क्लियर है? यस। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड बेटा पढ़ाऊंगा। लिविंग वर्ल्ड पढ़ने के लिए तेरे बेसिक होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत फंस जाएगी। क्लियर है बेटे? हाँ, आ जाओ। अब हम लोग मोनेरा को स्टार्ट करेंगे। मोनेरा क्या है? एक किंगडम है। यस, मोनेरा क्या है? एक किंगडम है। मोनेरा क्या है? किंगडम है। किंगडम मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, अब इस ग्रुप के कुछ फीचर्स होते होंगे। क्या फीचर्स हैं? बात करें। इस ग्रुप के कुछ फीचर्स होंगे, बात करें बेटा, चालू करें, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
सबसे पहली लाइन जो बोलती है एनसीईआरटी, उसी पे बात कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ बेसिक फीचर पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ूंगा? कुछ बेसिक फीचर्स की बात करूंगा, है ना। कुछ बेसिक फीचर्स की बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगी आपको। सबसे पहला बेसिक फीचर जो हमने बहुत देर तक डिस्कस किया है, एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया इज सोल। सोल का मतलब होता अकेला, अकेला, है ना। बैक्टीरिया इज सोल, अकेला, मेंबर ऑफ मोनेरा। इसका मतलब बैक्टीरिया अकेला है मोनेरा में? हाँ सर, बैक्टीरिया खुद एक ग्रुप है भाई, बैक्टीरिया खुद एक ग्रुप है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि अगर अकेला बैक्टीरिया होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अकेला बैक्टीरिया होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया या बैक्टीरियम? अकेले को हम क्या बोलते हैं? सिंगल को क्या बोलते हैं? सिंगल को बोलते हैं बैक्टीरियम, ठीक है। और प्लूरल को क्या बोलते हैं? बहुत सारे को बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात बेटा? यस। सोल मेंबर ऑफ मोनेरा मतलब मेंबर, अकेला मेंबर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ग्रुप होता है ना। हाँ, उसके बाद दूसरी बात, हमारे पास मेंबर कैसे होंगे? बैक्टीरिया कैसा होता है? बैक्टीरिया इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा? आई से नहीं दिखेगा। अब आई से कौन सी चीज दिखती है आपको? कितने लोगों को यह पता है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी बदली है? आप में से किसी को आइडिया है क्या? किसी को आइडिया? क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बदली है, एक नई एनसीईआरटी आई है। आइडिया है किसी का? छोटा भाई बहन कोई पढ़ता हो? नहीं, कुछ भी नहीं पता ऐसा? अच्छा, नहीं पता आपको। अच्छा, क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बदली है, उसमें उन्होंने क्या डाला है जो मैंने देखा था, और मैं मतलब पता नहीं क्यों इंटरनल मन कर रहा है उसको पढ़ा दूं, सेल वेल उसका मैं। तो मैंने उसमें ये देखा कि वहां पर ना उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज करी है कि साइज वगैरह बताए हैं नैनोमीटर में और मिलीमीटर में, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए, ठीक है, आइडिया लग जाए। हाँ, तो उसमें बहुत मतलब अच्छा किया उन्होंने, बहुत शानदार किया, ठीक है। तो हाँ, तो उन्होंने क्या किया है, सुनो ध्यान से। जैसे मैं आपको कुछ साइज का आइडिया दे देता हूं, आप समझो। आपके पास जो मिलीमीटर होता है, एमएम को कहते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर कितना होता है? ये आई से दिख जाता है, लगभग 10⁻³ मीटर होता है, ये आई से दिख जाता है। एक होता है माइक्रोमीटर, म्यूमीटर कहते हैं इसको, माइक्रोमीटर। ये आईज से नहीं दिखता, माइक्रो है ना, आई से नहीं दिखता। ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। और एक होता है नैनोमीटर, ये तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर। ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपके काम की रहेंगी। 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। इससे क्या होगा, आपको यूनिट्स को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट्स जो है वो आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी, जो आपके दिमाग में है वो देखनी पड़ेगी। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक मेरे पास है मिलीमीटर, ठीक है, एक है मेरे पास माइक्रोमीटर और एक है मेरे पास नैनोमीटर। ये मेरे पास आईज से दिख जाता है, आईज से दिख जाएगा फिर भी। मिलीमीटर मतलब बहुत छोटा मिलीमीटर नहीं दिखेगा, लेकिन मिलीमीटर फिर भी आई से दिख जाता है। बैक्टीरिया का जो साइज होता है ना, वो माइक्रोमीटर में होता है। साइज जो होता है वो किस में होता है? माइक्रोमीटर में होता है। माइक्रोमीटर में होने की वजह से वो आसानी से दिखता नहीं। जैसे अगर हम लोग लिखें तो कहीं पर 3 से 5 लिखा हुआ है माइक्रोमीटर, कुछ बैक्टीरिया में 1 से 2 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। मतलब अगर कोई चीज मिलीमीटर की है ना, ये आई से दिख जाती है, ये नियरली आई से दिख जाती है, विजिबल हो जाती है आई से, इससे छोटा नहीं दिखता। विजिबल विद आईज ये दिख सकता है अगर कोई चीज मिलीमीटर में भी, वो भी मान लो 20 मिलीमीटर है, 40 मिलीमीटर है, 50 मिलीमीटर है। क्लियर है बेटा? बताओ, ये चीज समझ में आ रही है? तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब है आई से नहीं दिखता बैक्टीरिया, आंखों से आसानी से दिखता नहीं है।
एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा मिलने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, वो जो आंख से नहीं दिखते और सबसे ज्यादा यही मिलते हैं बैक्टीरिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बैक्टीरिया का मेन काम क्या है नेचर में, आप बताओ। देखें आप में से कितने लोग बता पाएंगे बैक्टीरिया का मेन काम क्या है, आप बताओ। मेन काम क्या है बैक्टीरिया का, जल्दी बताओ। मेन काम क्या है बैक्टीरिया का, मेन काम? बैक्टीरिया का मेन काम क्या है? डीकंपोजर, सही है। तो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया का मेन काम, मेन रोल पता है आपको बैक्टीरिया का क्या है? वो मरी हुई चीजों को डीकंपोज करता है। तो मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया, मैं एक बैक्टीरिया की नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं लगभग, इज डीकंपोजर्स। कैसे काम करता है? चीजों को डीकंपोज करने का काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? डीकंपोजर की तरह काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा बैक्टीरिया के हैबिटाट की। किसकी बात करते हैं? हैबिटाट की। देखो बैक्टीरिया का क्या हैबिटाट है, ध्यान से सुनो। कहां मिलता है बैक्टीरिया? सब जगह मिलता है। सर कहां कहां मिलेगा? मेरे सर पे है, हाँ तुम्हारे भी सर पे, मेरे भी सर पे, मेरे हाथ पर भी होगा, इस रूम में होगा, सब जगह बैक्टीरिया है। तो एनसीईआरटी लिखती है फाउंड एवरीवेयर, इवन स्पेस में भी मिल जाता है, फाउंड एवरीवेयर, सब जगह मिल जाता है। सही है, सब जगह मिल जाता है ना? एयर में, वाटर में, सॉइल में, डेड ऑर्गेनिज्म पे, सब जगह मिल जाता है। सब जगह बैक्टीरिया सब जगह मिलता है। उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, है ना? कॉस्मोपॉलिटन, यूबिक्यूटस, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी जगह भी मिलता है, ऑल्सो फाउंड इन हैबिटाट, ऐसी जगह भी मिलता है जहां पर लाइफ नहीं होती। जहां पर क्या है बेटा? लाइफ नहीं है। जहां पर लाइफ नहीं है, लाइफ नॉट प्रेजेंट, जहां पर लाइफ नहीं है, लेस ऑर्गेनिज्म है। फाउंड इन हैबिटाट, जहां पर वेरी लेस ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने लिख दिया डीप सी। डीप सी में क्या प्रॉब्लम होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज प्रॉब्लम इन डीप सी? डीप सी में क्या प्रॉब्लम होती है, कौन बताएगा? बच्चे स्पेस में कैसे मिलते हैं? हुआ क्या है, कुछ मतलब मेटीरियोइड ऊपर से के अंदर मिल गए हमें। डीप सी में मुझे क्या मिलता है, जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। डीप सी में प्रॉब्लम है बेटा हाई प्रेशर की। किसकी है? हाई प्रेशर। ठीक है, दूसरा डीप सी में होता है बहुत ज्यादा प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है, मेरी बात समझो। पानी के नीचे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हड्डियां टूट जाएंगी, इतना प्रेशर होता है। अगर किसी इंसान को बहुत डीप सी में ले जाओगे ना, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, मसल्स टूट जाएंगी, इतना ज्यादा प्रेशर होता है। यस, क्लियर है? बेटा आप ऋषि राज, आपने क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है? आप में से एक बच्चे ने मैसेज किया है कि दृष्टि का वो लेक्चर मिसिंग है। टेलीग्राम चैनल किसने ज्वाइन नहीं किया हुआ?
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, वहां से आप जाकर वो लेक्चर ले लो, मैं उसका एक शॉर्ट भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। आ जाओ, इधर आ जाओ। डीप सी जो है वहां पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर इतना ज्यादा प्रेशर होता है वहां हड्डियां तक टूट जाती हैं, तो कुछ बैक्टीरिया में ऐसी एडेप्टेशन होती है, वहां सर्वाइव कर लेता है। उसके अलावा जहां सॉल्ट हाई है, हाई सॉल्ट, हाई सॉल्ट में क्या प्रॉब्लम होती है बेटा? नमक में क्या प्रॉब्लम है? अगर नमक बहुत ज्यादा है, किसी ने जोंक देखी है? जोंक, जोंक पे नमक डालते हैं, उसकी बॉडी में से मतलब ब्लड निकल जाता है, पानी निकल जाता है। ऐसे ही क्या होता है, जहां नमक ज्यादा होता है ना, वहां सेल में से पानी निकल जाता है। तो वहां पर क्या होती है, प्रॉब्लम क्या है बेटा? वहां पर क्या होती है? एक्स ऑस्मोसिस। एक्स का मतलब बाहर, ऑस्मोसिस की प्रॉब्लम है, पानी बाहर निकलेगा, ये प्रॉब्लम है बेटा, ये प्रॉब्लम है कि पानी बाहर निकल जाता है। उसके अलावा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर एंजाइम काम नहीं करते। हाई टेम्परेचर पर क्या नहीं काम करते? एंजाइम नहीं काम करते। एंजाइम नॉट फंक्शनल, एंजाइम नॉट फंक्शनल। उसके अलावा ये बैक्टीरिया कहां मिल जाते हैं बेटा? आप समझो ध्यान से, मतलब ये ऐसी जगह भी मिलते हैं जहां पर जल्दी से लाइफ नहीं मिलती। डीप सी में बहुत प्रेशर है, हाई सॉल्ट में क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, यस और नो। तीसरा है हाई टेम्परेचर, एंजाइम नॉट फंक्शनल, एंजाइम काम नहीं करता। बेटा सदा प्रेशर कम हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा होता है, उसको प्रेशर, बेटा प्रेशर उसका साइज छोटा है, पर उसके हिसाब से भी तो प्रेशर है, समझ इस बात को। प्रेशर जो होता है वो साइज के हिसाब से तो छोटा है, तो उसको उतना प्रेशर भी तो बहुत होगा, ऐसे भी तो लॉजिकली सोच, ठीक है। आ जाते हैं हाई टेम्परेचर के अलावा, फिर उसके अलावा हमारे पास आता है स्नो, स्नो पे मिल जाते हैं। उसके अलावा इनसाइड ऑर्गेनिज्म, इनसाइड ऑर्गेनिज्म कहां पर? किसी की गट में मिल जाते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है, अगर याद हो, किसी को याद है क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी थी, पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर क्या होता है कि एक तरह की डिजीज है जहां पर स्टमक के अंदर एसिड बनाता है बैक्टीरिया। आप समझ रहे हो, स्टमक जैसी जगह पे मिल रहा है वो बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर नाम था उसका, याद करो। हेलिकोबैक्टर सुना है? सुना है? सुना नहीं सुना? यस यस। एक्स ऑस्मोसिस, सबसे पहले समझो व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब पानी मूव करना, एक्स का मतलब पानी बाहर जाना। अगर ये बैक्टीरिया है, इसको मैं ऐसे पानी में रख दूं जहां नमक ज्यादा है, पानी निकल जाएगा इसमें से। इसमें से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। तो ये सारी इनसाइड ऑर्गेनिज्म, गट, स्नो हो गया। उसके अलावा बेटा ऑन ऑर्गेनिज्म, ऑन ऑर्गेनिज्म कैसे? एज अ पैरासाइट, मतलब ऑन होस्ट। तो ये इनके हैबिटाट हो गए। बैक्टीरिया क्या है बेटा? मुझे एवरीवेयर मिलता है, सब जगह मिलता है, हवा में, पानी में, सॉइल में, डेड ऑर्गेनिज्म में, सब जगह मिलता है। अनयूजुअल का मतलब होता है डीप सी, हाई सॉल्ट, हाई टेम्परेचर, स्नो में टेम्परेचर बहुत कम है। इनसाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब इनसाइड गट, एलिमेंट्री कैनाल में। इनसाइड गट का मतलब समझ में आया? एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में मिल गया। ऑन ऑर्गेनिज्म, ऑन होस्ट, होस्ट मतलब डिजीज करता है। बेटा एक्स ऑस्मोसिस समझ में आया? बताया मैंने। एक्स ऑस्मोसिस यहां बता देते हैं थोड़ा सा, देखो यहां थोड़ा सा बता देते हैं, इधर बॉक्स बना के। मान लीजिए हमारे पास यहां पे सॉल्ट हाई है और ये बैक्टीरिया है, ठीक है। यहां सॉल्ट ज्यादा है, यहां हाई सॉल्ट है, तो हाई सॉल्ट होने की वजह से बैक्टीरिया के अंदर का क्या निकल जाएगा? पानी। क्या बाहर निकल जाएगा? पानी। यदि पानी बाहर जाएगा, क्या है ये? बैक्टीरिया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्स ऑस्मोसिस। एक्स का मतलब बाहर, ऑस्मोसिस मतलब मूव कर गया। क्लियर है? एक्स ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। यस, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? डन है?
ठीक है। हाँ, अब ये वाला लिख लो एक बार आप लोग, बेटा लिख भी लिया करो आप, अगर साथ साथ नहीं लिखे पाएंगे अभी तो पहले लिख लो, उसके बाद मैं वैसे टाइम देता हूं नॉर्मली क्लास में लिखने का, कि आप क्लास में लिख लिया करें, ठीक है। यस। हाँ, अब मुझे बताओ, अगर पानी बाहर निकलना है, अगर किसी में से पानी बाहर निकलना है तो वो हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा? अगर पानी बाहर निकलना है तो कैसा होगा? हाइपर। हाइपर मतलब बाहर नमक ज्यादा होगा, बाहर नमक ज्यादा होगा उसको अपने हाइपरटोनिक बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक बोलते हैं, ठीक है। चले आगे पढ़े बेटा, क्लियर है बेटा? मीडियम हाइपर है, मीडियम कैसा है? मीडियम कैसा है? हाइपरटोनिक। हाइपर समझ में आता है जहां नमक ज्यादा हो, हाइपरटोनिक मीडियम है, क्लियर। आगे आते हैं, अब हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा, शेप देख लेते हैं। शेप क्या है मोनेरा की, ये क्या है पहले समझना। हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, हम क्लासिफिकेशन करते हैं मोनेरा की ऑन द बेसिस ऑफ शेप। हमारे पास एक क्लासिफिकेशन होती है मोनेरा की ऑन द बेसिस ऑफ शेप, एक और क्लासिफिकेशन होती है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। ये वाली क्लासिफिकेशन पे ध्यान दो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के अकॉर्डिंग क्या है? क्लासिफिकेशन है। शेप के अकॉर्डिंग क्या है? क्लासिफिकेशन है। ये चीज समझ में आ रही है? शेप के अकॉर्डिंग क्या है? क्लासिफिकेशन है। आप समझो, ठीक है। शेप के अकॉर्डिंग क्या है? क्लासिफिकेशन है, क्लियर। शेप के अकॉर्डिंग क्या है? क्लासिफिकेशन है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है? तो शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा है। सबसे पहली शेप हमारे पास होती है कोकस। कोकस, कोकस को हम क्या बोलते हैं? कोकस, कोकस का मतलब होता है गोल, स्फेरिकल, गोल शेप। ये शेप हो गई, ये नाम हो गया। मेरी बात सुनो, स्फेरिकल शेप हो गया, ऐसा दिखता है बैक्टीरिया, ऐसा, ठीक है। कोकस। अगर प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब काफी सारे होंगे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोकाई। समझ में आ रहा है? प्लूरल क्या बोलेंगे? कोकाई। आप समझो ध्यान से, मेरी बात समझो ध्यान से बेटा। बेटा डीप सी में देख, डीप सी का हमेशा मतलब, कुछ बच्चे, एक बच्चे ने पूछा है सर डीप सी का मतलब वहां ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा? डीप सी का हमेशा मतलब ये नहीं होता लाइट नहीं है, कई डीप सी एरिया है जहां पर लाइट चली जाती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, कोकाई। अच्छा, कई बार क्या होता है, चेन लगी होती है ऐसे, चेन, चेन लगी वाली को कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, चेन, चेन। फिर मेरे पास ऐसे बंच बना होता है ऐसे, उसको कहते हैं स्टेफाइलो कोकस। स्टेफाइलो का मतलब होता है बंच, गुच्छा, बंच। बंच समझ में आता है? गुच्छा, स्टेफाइलो कोकस। अगर मान लो दो लगे हों तो उसको कहते हैं डिप्लोकोकस। तो ये सब क्या है बेटा? नाम है मेरे पास, सिर्फ नाम है। दूसरा हमारे पास शेप होती है ब्रॉड शेप, उसको कहते हैं बेसिलस, और प्लूरल क्या होगा? बेसिलाई।
प्लूरल क्या होगा? बेसिलाई। तो कैसी शेप हो गई देखो, रॉड। कैसी होगी? रॉड शेप हो गई। रॉड मतलब ऐसी, ये रॉड हो गई। सही है। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। थर्ड शेप हमारे पास होती है बेटा कॉमा, उसको कहते हैं विब्रियम। विब्रियम का मतलब होता है कॉमा, कॉमा लगाते हैं हम ना इंग्लिश में, कॉमा शेप, वही कॉमा। वो देखने में ऐसा होता है कॉमा। अच्छा, इसका भी प्लूरल होता होगा? हाँ सर, प्लूरल होता है। इसके प्लूरल को कहते हैं विब्रियो। क्या बोलेंगे? विब्रियो। ऐसे ही फोर्थ हमारे पास हो गई स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल। और प्लूरल क्या है? प्लूरल क्या है? देखो, ये स्पाइरल ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको कहेंगे स्पीरिलियम। क्या बोलेंगे? देख बेटा, स्पीरिलियम। कैसी शेप हो गई? स्पाइरल शेप हो गई। और प्लूरल होगा स्पीरिलिया। अब देख बेटा, इसके यहां पे फ्लैजिला होता है। मतलब क्या हुआ? हमारे पास बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं। अब देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, एक सिंगल सेल है, उसकी अलग अलग शेप हो सकती है। गोल शेप के बैक्टीरिया का नाम होता है कोकस। सिंगल को कहते हैं कोकस, बहुत सारे को कोकाई। बेसिलस रॉड शेप, बेसिलाई। विब्रियम, जैसे आपने सुना है लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, सुना है? ऐसे ही कॉलेरा वाला बैक्टीरिया होता है विब्रो कॉलेराई। विब्रियम, विब्रियम मतलब कॉमा शेप। स्पाइरल शेप को क्या बोलते हैं? स्पीरिलियम। प्लूरल को कहते हैं स्पीरिलिया। आ रहा समझ? सबसे ज्यादा कॉमन शेप कौन सी होती है बेटा? मोस्ट कॉमन शेप इज, मोस्ट कॉमन शेप इज, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन शेप होती है बैसिलस। कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज शेप ऑफ माइकोप्लाज्मा? कौन बच्चा बताएगा? देखें कौन बता पाता है। व्हाट इज शेप ऑफ माइकोप्लाज्मा? जल्दी बताओ बेटा। शेपलेस। हाँ, गुड। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती। इसका मतलब शेप कौन देता है? सेल वॉल। एक्चुअल में शेप जो आती है, शेप आती है बाई सेल वॉल। और माइकोप्लाज्मा में क्या है? माइकोप्लाज्मा में क्या है बेटा? कोई सेल वॉल नहीं है। तो क्या आएगी? नो शेप। किसी प्रकार की शेप नहीं होगी। डन है? किसी प्रकार की शेप नहीं होगी। ठीक है, ठीक। तो कल हम इसका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्लास में हमारी कब है? वेडनेसडे को हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं क्लियर करता हूं, आप में से कुछ बच्चे रीनीट के लिए सोच भी रहे होंगे, तो आपके पास टाइम भी बचेगा, तो प्लीज उसके लिए भी पढ़ते रहना, ताकि आप एडिशनल टाइम जो भी बच रहा है वो आप इन चीजों में लगाएं। क्लियर बेटा? माइकोप्लाज्मा आपको नहीं पता, एक खास तरह का बैक्टीरिया, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे। आज वाला सारा समझ में आया? पहले बताओ, आज वाला समझ में आया बेटा सारा? आज वाला समझ में आया बेटा? एक्सोस्मोसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जो वैक्यूल पढ़ाएंगे वहां पर। ठीक है, यस, ठीक है। तो एक बार जरूर से रिवाइज करें नोट्स को। मैं ये नोट्स अपलोड करूंगा थोड़ा, मतलब 15-20 मिनट में। जब आधे घंटे में मैं इसके वो लिख दूंगा डोपा, तो आपको अपलोड कर दूंगा। डोपा क्या होगा? डेली मिलेगा आपको। जैसे ये जो स्लाइड है ना, इसकी अगली स्लाइड पे मैं हाथ से क्वेश्चन लिखता हूं। ऐसे मैं बता देता हूं, मैं इस तरीके से हाथ से क्वेश्चन लिखता हूं, वही यही पीडीएफ आपको मिल जाती है। इससे क्या फायदा होता है? मैं हर बार नए क्वेश्चन लिखता हूं, ये फायदा होगा आपको। ठीक है बेटा? चलिए, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की क्लास के लिए। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, जो आसपास चल रहा है उन पे इन्फ्लुएंस मत होइए। ठीक है बेटा, बाय।